ओके जी, इन आवर वीडियो सीरीज ऑफ एनीमिया हम कवर कर चुके हैं ये 4 माइक्रोसाइटिक एनीमियाज और हमने स्टार्ट कर दिए थे नॉर्मोसाइटिक एनीमिया। यहाँ पे मैंने आपको ये बताया था कि आपके जितने भी ये कंडीशंस होती हैं उनके अंदर नॉर्मोसाइटिक एनीमिया देखने को मिलता है। अब क्या करना है, अब आपको नॉर्मोसाइटिक एनीमिया पढ़ने हैं और मैं ऑलरेडी आपको पढ़ा चुकी हूँ अबाउट द हीमोलाइटिक एनीमिया कि उसके अंदर क्या कंडीशन होती है पेशेंट की और वो किस तरह प्रेजेंट करता है। अब हम क्या करेंगे, अब हम हीमोलाइटिक एनीमिया के कुछ टाइप्स पढ़ेंगे। वन बाय वन एक एक वीडियो आएगी और हम ये सारी टाइप्स को कवर करेंगे हीमोलाइटिक एनीमिया की। उसके बाद मैं आपको ये प्लास्टिक एनीमिया पढ़ाऊंगी। उसके बाद फिर हम आ जाएंगे मैक्रोसाइटिक एनीमिया पे। फिर मैं आपको यहाँ से मेगालोब्लास्टिक पढ़ाऊंगी और आपका एनीमिया का टॉपिक हो जाएंगे डन। ठीक है, तो अभी के लिए हमने पढ़ना है हीमोलाइटिक एनीमिया की एक टाइप को जिसको हम कहते हैं हेरिडिटरी स्फीरोसाइटोसिस। तो अब जल्दी से आपको पढ़ाती हूँ क्योंकि हमें बहुत सारी हीमोलाइटिक एनीमिया की टाइप्स कवर करनी है, तो इसलिए मैं बहुत जल्दी जल्दी इनको कवर करवाऊंगी। अब नोट्स की तरफ जाने से पहले ही मैं आपको समरी बता दूं कि इस डिजीज़ के अंदर होता क्या है, फिर हम नोट्स को भी रेट देंगे, जल्दी टॉपिक को खत्म करेंगे। देखें, आपका ये आरबीसी है और ये आरबीसी की मेम्ब्रेन है। मैंने इस मेम्ब्रेन को जब ओपन किया तो मैंने देखा कि एक तरफ क्या है, लिपिड की बाइलेयर है और ये सारा अंदर का सेल का पार्ट है। ठीक है, होता क्या है कि आपके आरबीसी जो मेम्ब्रेन होती है, ये जो लिपिड बाइलेयर होती है, इसको ना अंदर के स्ट्रक्चर से कनेक्ट करके रखा हुआ होता है, इंटरेक्ट करके रखा होता है कुछ प्रोटीन्स ने। जैसे कि यहाँ पे है बैंड 3, ये रही एनकायरिन, एक आपको दिख रही है स्पेक्ट्रिन। ये जो प्रोटीन्स होती हैं ये बाहर के स्ट्रक्चर को अंदर के स्केलेटन से, अंदर का ये जो पार्ट है उससे कनेक्ट करके इंटरेक्ट करके रखती हैं। अगर या स्पेक्ट्रिन में कोई मसला हो जाए, एनकायरिन के साथ कोई एबनॉर्मेलिटी हो जाए या तो बैंड 3 के साथ कोई एबनॉर्मेलिटी हो जाए तो आपकी मेम्ब्रेन खराब हो जाएगी, एबनॉर्मल मेम्ब्रेन बनेगी। और यही होता है आपकी हेरिडिटरी स्फीरोसाइटोसिस में। जीन्स के अंदर ऐसी म्यूटेशन होती है जिसकी वजह से जिन जीन्स ने इन प्रोटीन्स को बनाना था वो नहीं बना पाती या फिर एबनॉर्मल बनाती हैं। तो एज अ रिजल्ट ऑफ दीज म्यूटेशन ऑफ द जीन्स जो कि इनको बना रही थी, वो हो गई खराब। जीन्स में म्यूटेशन हो गई तो आपकी प्रोटीन भी नहीं बन पाएंगी। जब प्रोटीन नहीं आपकी प्रॉपर बनेंगी तो ये मेम्ब्रेन सही से अंदर के स्केलेटन के साथ इंटरेक्ट नहीं कर पाएगी, मेम्ब्रेन भी डैमेज होगी, अंदर का सेल भी डैमेज होगा। आरबीसी खुद को प्रोटेक्ट करने के लिए क्या करेगा, अपनी जो नॉर्मल बाइकॉनकेव शेप होती है उसे कन्वर्ट कर लेगा खुद को इनटू स्फीयर। दिस इज द रीजन हम इसको क्या कहते हैं, स्फीरोसाइटोसिस। क्यों? क्योंकि इसके अंदर आपके आरबीसी अपने आप को बाइकॉनकेव शेप से खुद को प्रोटेक्ट करने के लिए स्फीयर इन शेप हो जाते हैं। दिस इज द पैथोजेनेसिस ऑफ हेरिडिटरी स्फीरोसाइटोसिस। अब आप नोट करें सबसे पहले क्या लिखा है, इसकी पैथोजेनेसिस। हाँ जी, सबसे पहले मेंशन है कि एबनॉर्मेलिटी इन द मेम्ब्रेन स्केलेटन। हमें बताया कि इस डिजीज़ में आपकी जो आरबीसी की मेम्ब्रेन होती है उसकी एबनॉर्मेलिटी होती है। क्यों होती है? क्योंकि म्यूटेशन हो जाती है उन जीन्स की जिन्होंने बैंड 3 एनकायरिन और स्पेक्ट्रिन बनाना था। अब ये बैंड 3 एनकायरिन और स्पेक्ट्रिन जो होते हैं, इनका काम है आपके आरबीसी की मेम्ब्रेन को इंटैक्ट रखना, उसको स्ट्रॉन्ग रखना। अब अगर फॉर एग्जाम्पल ये जो प्रोटीन्स हैं, ये अगर एबनॉर्मल बनेंगी तो ऑटोमेटिकली आपकी ये जो इंट्रैक्शन होगी बिटवीन द मेम्ब्रेन एंड द स्केलेटन, बाहर मेम्ब्रेन है अंदर उसका स्केलेटन है, उनको एक इंटरेक्ट करके किसने रखा हुआ है, आपके इन प्रोटीन्स ने रखा हुआ है। अभी प्रोटीन ही खराब है तो क्या वो मेम्ब्रेन स्टेबल रहेगी? वो मेम्ब्रेन स्टेबल नहीं रहेगी। तो क्या होगा कि जो लिपिड बाइल होगी डिस्टेबलाइजिंग मीन्स वो डिस्टेबल हो जाएगी और साथ साथ मेम्ब्रेन जो कि अब वो शेड करने लगेगी और आखिर में आपको क्या होगा, आरबीसी जो कि बाइकॉनकेव शेप का होता है वो कैसा हो जाएगा, स्फेरिकल इन शेप हो जाएगा। ये मैंने आपके लिए ड्रॉ भी किया है, नॉर्मली बाइकॉनकेव शेप का होता है। ठीक है, लेकिन अब जब ये बाहर की मेम्ब्रेन नहीं होगी तो आरबीसी कैसा हो जाएगा, स्फेरिकल इन शेप हो जाएगा। इसके अलावा ये मेंशन है कि ये एक ऑटोसोमल डोमिनेंट डिजीज है। मींस अगर एक बेबी है, उसके फादर से उसको नॉर्मल जीन मिली और उसके मदर से उसको एबनॉर्मल जीन मिली, ठीक है, तो क्या होगा, उसको ये डिजीज हो जाएगी। हम ऐसा वेट नहीं करेंगे कि उसको मदर से भी एबनॉर्मल मिले और फादर से भी एबनॉर्मल मिले, दोनों से मिले तो ये डिजीज होगी। नहीं, एक जीन पे अगर एबनॉर्मल होगी तो उसको ये डिजीज हो जाएगी। तो इसको हम कहते हैं ऑटोसोमल डोमिनेंट और ये जो होती है इसको हम कहते हैं ऑटोसोमल रिसेसिव। ठीक है जी, तो इस पैरा में तो बार-बार रिपीट करके एक ही बात लिखी हुई है कि आपकी मेम्ब्रेन की जो प्रोटीन्स हैं उनकी म्यूटेशन हो गई है। जब म्यूटेशन हो गई तो वो मेम्ब्रेन स्टेबल नहीं रहेगी और वो अपनी मेम्ब्रेन, वो जो मेम्ब्रेन होगी वो शेड हो जाएगी। एज़ अ रिज़ल्ट जो आपका आरबीसी होगा वो स्फेरिकल इन शेप हो जाएगा। ठीक है? अभी जो आपका स्फीयर शेप आरबीसी होता है ना, इसकी लाइफ स्पैन बहुत कम होती है। सिर्फ 10 टू 20 डेज़। नॉर्मल आपका जो आरबीसी होता है वो हर 120 डेज़ बाद ब्रेकडाउन होता है उसका, फिर नया आरबीसी बनता है। लेकिन ये जो आरबीसी होता है बहुत जल्दी टूट जाता है। टूटता कहाँ पर है? हीमोलाइसिस कहाँ पे होती है? एक्स्ट्रावेस्क्युलर हीमोलाइसिस होती है। और अभी तक आप मेरा वो लेक्चर देख चुके होंगे जिसके अंदर मैंने आपको हीमोलाइसिस डिटेल में पढ़ाया, तो आपको पता होगा कि जो भी जिस भी एनीमिया के अंदर एक्स्ट्रावेस्कुलर हीमोलाइसिस होती है, मींस आरबीसी जो होते हैं वो स्प्लीन में टूटते हैं, तो क्या-क्या देखने को मिलता है आपको, स्प्लीनोमेगाली देखने को मिलती है। इसके अलावा जॉइंटिस भी देखने को मिलती है। ये सब कुछ मैंने आपको पढ़ाया था हीमोलाइसिस के इंट्रो वीडियो में, तो वहाँ से आपको याद करना है इन पॉइंट्स को।
खैर इन शॉर्ट आपके जो आरबीसी होंगे वो स्प्लीन में आके जो एब्नॉर्मल आरबीसी होंगे स्प्लीन में आके टूटते जाएँगे जिसको आप एक्स्ट्रावेस्कुलर हीमोलाइसिस बोलोगे। डन? अब हम बात करते हैं इसकी मॉर्फोलॉजी की। मॉर्फोलॉजी में ये लिखा है कि आपको स्फीरोसाइट्स मिलेंगे। अगेन ये आपको ये स्ट्रक्चर मिलेगा और ये स्फीरोसाइट होगा ये पूरा डार्क होगा। आप नोट करो ये पूरा का पूरा रेड कलर का है। ऑल्दो जो आपका नॉर्मल आरबीसी होता है ना वो बाहर से डार्क होता है और सेंटर से थोड़ा पेल होता है। अगर आप यहाँ नोट करो तो ये देखो आउटर डार्क है और सेंटर से ये पेल है। लेकिन ये जो आपका एब्नॉर्मल आरबीसी होगा ये पूरा का पूरा डार्क होगा। यही पॉइंट यहाँ पे लिखा हुआ है कि स्फीरोसाइट्स आर डार्क एंड लेक सेंट्रल पेलर मीन्स कि वो जो सेंटर में पेल जो आरबीसी होता है नॉर्मली वो अब नहीं रहेगा। इसके अलावा आपके जो बोन मैरो होगा वो क्या करेगा वो ज़्यादा से ज़्यादा अपने सेल्स का हाइपरप्लेजिया करेगा मीन्स ज़्यादा से ज़्यादा सेल्स की प्रोडक्शन होगी ताकि ज़्यादा से ज़्यादा जो प्रोजेनिटर सेल्स बने और उनसे और ज़्यादा आरबीसी बने क्योंकि आपकी बॉडी में एनीमिया है, ठीक है? और साथ आपको रेटिकुलोसाइटोसिस भी देखने को मिलेगी, ये आपको एनीमिया में देखने को मिलती ही है। अब भाई देखें आपके आरबीसी टूटते जा रहे हैं तो आयरन ब्लड में आता जा रहा है, तो आयरन ओवरलोड हो जाता है, इसी को हम हीमोसिडरोसिस भी कहते हैं। तो हीमोसिडरोसिस देखने को मिलता है और साथ आपको पता है कि आपके आरबीसी के अंदर मौजूद हीमोग्लोबिन के अंदर क्या होता है आयरन के अलावा, उसके अंदर पिगमेंट्स रिलीज़ होते हैं जब हीमोग्लोबिन ब्रेक डाउन करता है, तो आपको बिलिरुबिन, बिलिवर्डिन ये सारे प्रोडक्ट्स मिलते हैं और ये इनका अगर बिलिरुबिन आपकी बॉडी में एक्यूमुलेट होती रहेगी तो वो क्या करवाएगी, जॉइंटिस करवाएगी और गॉलस्टोन्स भी करवा सकती है। ठीक है जी, तो ये तो हमने बात कर ली मॉर्फोलॉजी की और थोड़ी बहुत क्लिनिकल फीचर्स की कि स्प्लीनोमेगैली देखने को मिल रही है, आयरन ओवरलोड देखने को मिल रहा है, गॉलस्टोन्स देखने को मिल सकते हैं। कुछ और क्लिनिकल फीचर्स अगेन यहाँ पे लिखे हुए हैं, वही रिपीट करके कि आपका क्या हो सकता है, वो जो पर्सन होगा वो पेल होगा, फटीग होगी, शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ होगी, क्यों? क्योंकि वो पर्सन एनीमिक है और हमें पता है कि एनीमिया में वो जो पर्सन होता है उसको वो फेल होता है, वो उसको ऑक्सीजन नहीं मिलती प्रॉपर्ली तो उसको साँस लेने में प्रॉब्लम होती है। साथ हमने ये बात की कि स्प्लीनोमेगैली आपको देखने को मिलेगी और वो क्यों देखने को मिलेगी क्योंकि यहाँ पे एक्स्ट्रावेस्कुलर हीमोलाइसिस होता है। साथ आपको जॉइंटिस देखने को मिलेगा, जॉइंटिस क्यों देखने को मिलेगा? क्योंकि आपके हीमोग्लोबिन टूट रहे हैं। इसके अलावा अगर आप अपने इन स्फीरोसाइट्स का टेस्ट करवाओगे ऑस्मोटिक फ्रेजिलिटी टेस्ट तो वो भी ज़्यादा आएगा। जो आपके स्फीरोसाइट्स होते हैं, जो नॉर्मल आरबीसी होते हैं, ये बड़े फ्रेजाइल होते हैं मीन्स ऐसे आपने टच किया टूट गए, इस टाइप के। सो दे आर वेरी फ्रेजाइल इन नेचर। तो आपके सारे स्फीरोसाइटोसिस की आपको ऑस्मोटिक फ्रेजिलिटी इंक्रीज़ मिलेगी। दूसरी कॉम्प्लिकेशन क्या हो सकती हैं? अगर ऐसे पेशेंट्स को पार्वोवायरस अटैक कर देगा, तो पार्वोवायरस क्या करता है वो आपके ना बोन मैरो के अंदर जो आरबीसी की प्रोडक्शन हो रही होती है उसको रोक देता है। तो एक तरफ तो आरबीसी टूटते इतने ज़्यादा जा रहे हैं, दूसरी तरफ क्या हो रहा है कि अब जो बोन मैरो आरबीसी बना रही थी उसको भी पार्वोवायरस ने रोक दिया। तो एज़ अ रिज़ल्ट आपकी बॉडी में एप्लास्टिक क्राइसिस देखने को मिल सकता है और वही हमने बात की गॉलस्टोन्स देखने को मिल सकते हैं, ये भी इसी कॉम्प्लिकेशन में आएगा। और हीमोलाइटिक क्राइसिस क्या होगा कि एक डिज़ीज़ हो सकती है जिसको हम कहते हैं इन्फेक्शन मोनोन्यूक्लियोसिस। ये एप्स्टीन बार वायरस की वजह से होती है, आप वायरोलॉजी में पढ़ोगे। तो इसके अंदर भी क्या होता है आरबीसी का ब्रेकडाउन हो रहा होता है। इसके अलावा मेन यहाँ पे स्प्लीनोमेगैली हो रही होती है। तो ऑलरेडी आपके स्फीरोसाइटोसिस की वजह से स्प्लीनोमेगैली हो रही है, इसकी वजह से भी स्प्लीनोमेगैली होगी। आरबीसी कंटिन्यूअसली स्प्लीन में टूटते रहेंगे, इसको हम क्या बोलेंगे हीमोलाइटिक क्राइसिस। ट्रीटमेंट क्या करनी है? आपने स्प्लीन ही को रिमूव कर देना है दैट इज़ स्प्लीनेक्टोमी, ठीक है? अब जब स्प्लीन ही नहीं होगी तो अब आपके जो स्फेयर्स होंगे वो आरबीसी स्प्लीन के पास जाएँगे ही नहीं, टूटेंगे ही नहीं और बॉडी जो होगी वो एनीमिया से बाहर आ सकती है। या तो पूरी स्प्लीन को निकाल दो या तो पार्शियली स्प्लीन को रिमूव कर दो। अच्छा, इसके अलावा बस अब रहती है लैब डायग्नोसिस, वो पढ़ते हैं फिर खत्म हो जाएगा टॉपिक। सबसे पहले हीमोग्लोबिन कम होगा, ऑफ कोर्स एनीमिया है तो हीमोग्लोबिन तो कम होगा, आरबीसी टूटेंगे, हीमोग्लोबिन टूटता जाएगा। साथ-साथ एमसीवी यानी कि मीन कॉर्पस्कुलर वॉल्यूम, आपके आरबीसी का वॉल्यूम उसका साइज़ भी कम हो जाएगा। वो कम क्यों हो जाएगा? क्योंकि मेम्ब्रेन अगर लॉस हो जाती है तो आरबीसी का साइज़ ऑटोमेटिकली छोटा हो जाता है। वैसे तो हम इसको नॉर्मोसाइटिक एनीमिया में पढ़ रहे हैं जिसके अंदर आरबीसी का साइज़ ऑलमोस्ट नॉर्मल ही होता है, लेकिन हम इस बात को भी कंसीडर कर सकते हैं कि मेम्ब्रेन लॉस की वजह से थोड़ा बहुत आपको वॉल्यूम कम देखने को मिल सकता है, मगर इतना कम देखने को नहीं मिलता जितना हमें आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया, सिडरोब्लास्टिक एनीमिया या फिर बाकी माइक्रोसाइटिक एनीमिया में देखने को मिला था। तो इसलिए हम इसको नॉर्मोसाइटिक एनीमिया में ही काउंट करेंगे, ओके? इसके अलावा आपका सेल जो होगा वो डिहाइड्रेट करेगा जब सेल में से फॉर एग्जांपल सेल की जो मेम्ब्रेन है वो टूट गई। जब सेल की मेम्ब्रेन टूट जाएगी तो जितना भी वाटर होगा, जितना भी साइटोप्लाज़्म और फ्लूइड होगा सेल का, वो सारा का सारा बाहर चला जाएगा। अंदर क्या रह जाएगा? बस हीमोग्लोबिन रह जाएगा। तो इसीलिए हम कहते हैं मीन कॉर्पस्कुलर हीमोग्लोबिन कंसंट्रेशन ज़्यादा हो जाती है। अब आप ऐसे इमेजिन करो, यहाँ पे आपके पास लिक्विड भी थे और बीच में हीमोग्लोबिन था। तो आपकी जो हीमोग्लोबिन कंसंट्रेशन थी, वो वाटर के साथ बैलेंस कर रही थी। अब वाटर सारा रिमूव हो गया। अब क्या बचा? हीमोग्लोबिन ही बचा। तो अब हीमोग्लोबिन की कंसंट्रेशन इस आरबीसी के अंदर ज़्यादा हो गई। क्योंकि उसकी मेम्ब्रेन भी लॉस हो गई है, सारा
फ्लूइड भी बाहर चला गया, बस हीमोग्लोबिन ही बचा है, इसलिए उसकी कंसंट्रेशन आरबीसी में ज़्यादा हो गई। तो एमसीएचसी आपको ज़्यादा मिलता है इन हेरिडिटरी स्क्लेरोसाइटोसिस। इसके अलावा रेटिकुलोसाइटोसिस हो रही होती है, रेटिकुलोसाइट्स बन रहे होते हैं ताकि उनसे आरबीसी बने, तो हम इसको कहेंगे कंपेंसेटरी मैकेनिज़्म है। हम एक टेस्ट करते हैं, उसको हम कहते हैं ऑस्मोटिक फ्रेजिलिटी टेस्ट। उसके अंदर हम क्या करते हैं, एक हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में आरबीसी को डालेंगे। फॉर एग्जांपल आपके सामने ये एक कंटेनर है, ठीक है? अब मैं क्या करूँगी, इस कंटेनर को बहुत सारे वाटर से फिल कर दूँगी, ठीक है जी? तो ये मैंने इसको बहुत सारे वाटर से कर दिया फिल। ये क्या है? ये एक कौन-सा सॉल्यूशन बन गया? हाइपोटोनिक। कौन-सा सॉल्यूशन है ये? हाइपोटोनिक, जिसके अंदर क्या होता है? वाटर ज़्यादा होता है। तो अब अगर मैं इसके अंदर कोई भी सोल्यूट डालूँगी, एग्जांपल मैंने इसके अंदर नॉर्मल आरबीसी ऐड कर दी है, तो उनका वाटर बाहर नहीं जाएगा, उनका वाटर उनके अंदर जो मौजूद वाटर है, जो फ्लूइड है वो बाहर नहीं जाएगा। क्यों बाहर नहीं जाएगा? क्योंकि बाहर ऑलरेडी वाटर ज़्यादा अमाउंट में है और हमें पता है कि जो आपके मैटर होता है वो हमेशा फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन जाता है। अब यहाँ पे ऑलरेडी वाटर ज़्यादा है तो आपके नॉर्मल आरबीसी के अंदर मौजूद जो फ्लूइड है वो बाहर नहीं जाएगा, ठीक है? तो इसको हम कहेंगे कि ये नॉर्मल आरबीसी है। लेकिन अगर कोई ऐसा पेशेंट होगा जिसको हेरिडिटरी स्क्लेरोसाइटोसिस है, उसका जो आरबीसी होगा वो तो फ्रेजाइल होगा, वो इस तरह स्फेयर इन शेप होगा और उसकी मेम्ब्रेन भी बड़ी वीक सी होगी, ठीक है? जब हम उसका आरबीसी इस सॉल्यूशन के अंदर डालेंगे, तो वो ये रूल को फ़ॉलो नहीं करेगा कि हायर कंसंट्रेशन या लोअर कंसंट्रेशन, वो उसके मेम्ब्रेन ही खराब है, तो सारा का सारा फ्लूइड जो होगा वो फ़ौरन से बाहर चला जाएगा, ठीक है? क्योंकि ये आपके जो स्फीरोसाइट्स होते हैं, ये फ्रेजाइल इन नेचर होते हैं। तो इनके पास तो मेम्ब्रेन ही नहीं थी जो कि फ्लूइड को कंट्रोल करके रखती है, तो सारा का सारा फ्लूइड बाहर चला जाएगा। तो जब आपके हाइपोटोनिक सॉल्यूशन के अंदर फ्रेजाइल स्फीरोसाइट्स में से बाहर वाटर चला जाता है, तो इसी को हम कहते हैं कि ऑस्मोटिक फ्रेजिलिटी टेस्ट पॉजिटिव आया है, मीन्स आपके आरबीसी फ्रेजाइल हैं। तो इस तरह करके हम आरबीसी को टेस्ट कर सकते हैं और पता कर सकते हैं कि वो पेशेंट जो है वो इस डिज़ीज़ का पेशेंट है या फिर नहीं है। सही है? अभी ये बात यहाँ पे लिखी हुई है कि आपने ऑस्मोटिक फ्रेजिलिटी टेस्ट कर सकते हो। क्या होगा कि आपकी कोई माइल्ड सा हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में आप अगर आरबीसी को डालोगे तो वो रप्चर कर जाएँगे, उनमें से सारा का सारा फ्लूइड भी बाहर चला जाएगा। सही है? और ये सेम कंडीशन आपको एक और डिज़ीज़ में देखने को मिल सकती है, जिसका नेम है एआईएचए। ये भी मैं आपको पढ़ाऊँगी, इसका फुल नेम होता है ऑटो इम्यून हीमोलाइटिक एनीमिया। इसके अंदर भी क्या होता है, आपके आरबीसी स्फेयर इन शेप हो जाते हैं, ठीक है? तो अब हम इन दोनों डिज़ीज़ को डिफरेंट कैसे करते हैं, इन दोनों डिज़ीज़ का डिफरेंस कैसे करते हैं, हम एक और टेस्ट कर लेते हैं जिसको हम कहते हैं कूम्स टेस्ट। कूम्स टेस्ट क्या करता है? एंटीबॉडीज़ को डिटेक्ट करता है। ये जो एआईएचए है, ये मैं आपको बाद में डिटेल में पढ़ाऊँगी, उसके अंदर आपकी बॉडी के अंदर ऑटो एंटीबॉडीज़ बन जाती हैं जो आरबीसी को डिस्ट्रॉय कर रही होती हैं। तो हम क्या करेंगे, पहले तो हमने ये वाला टेस्ट किया ऑस्मोटिक फ्रेजिलिटी टेस्ट, तो हमें पता चल गया कि आरबीसी जो है वो स्फेयर इन शेप है और फ्रेजाइल है। फिर हमने कूम्स टेस्ट कर लिया ये कन्फर्म करने के लिए कि अगर एंटीबॉडी डिटेक्ट हो गई तो मतलब उसको एआईएचए होगा और अगर नहीं हुई तो मतलब उसको हेरिडिटरी स्क्लेरोसाइटोसिस होगा। ठीक है? हम ये कर सकते हैं। इसके अलावा ये जो प्रोटीन्स होती हैं, इनके बीच की बॉन्डिंग्स भी हम चेक करके पता कर सकते हैं कि आरबीसी स्ट्रॉन्ग नहीं है, आरबीसी की मेम्ब्रेन लॉस हो गई है। तो दिस इज़ ऑल यू नीड टू नो अबाउट हेरिडिटरी स्क्लेरोसाइटोसिस। याद क्या-क्या रखना है? ये याद रखना है कि इसके अंदर म्यूटेशन हो जाएगी, इन प्रोटीन्स को बनाने वाली जीन्स की। एक्स्ट्रावेस्कुलर हेमोलाइसिस होगी तो जॉइंटिस और स्प्लीनोमेगेली देखने को मिलेगा। मॉर्फोलॉजी में आपको स्फीरोसाइट देखने को मिलेंगे जो कि अपना सेंट्रल जो पेल एरिया होगा उसको लॉस कर देंगे। सही है? इसके अलावा आयरन ओवरलोड देखने को मिलेगा। लैब डायग्नोसिस में एमसीवी कम लेकिन एमसीएचसी ज़्यादा क्योंकि डिहाइड्रेशन हो गई है। कॉम्प्लिकेशन में प्लास्टिक क्राइसिस पार्वोवायरस की वजह से आएगा और हेमोलाइटिक क्राइसिस इन्फेक्शन मोनोन्यूक्लियोसिस डिजीज़ की वजह से आएगा। गॉलस्टोन्स भी आपको देखने को मिल सकते हैं और ट्रीटमेंट के लिए स्प्लेनेक्टोमी कर दो। दिस इज़ ऑल यू नीड टू नो अबाउट दिस डिज़ीज़। थैंक यू।